ओके एंड लेट अस स्टार्ट मॉडल। ओके, तो इसीलिए अब जो हमारा टाइप्स ओके ऑफ डिजीजेस, ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस में। ओके, तो मैंने दिस इज अ नॉन एनसीईआरटी स्टाइल, तो इसलिए डिजीजेस जो है उसमें काफी सारे जो अलग अलग टाइप्स हैं, तो अब आ जाएगा आपका कौन कौन सा। तो अभी हमने सिर्फ आपके बुक में देखा दो बेसिक नाम दिया हुआ है, बट अब उसको थोड़ा हम फैलाते हैं। ओके, उसका रायता थोड़ा फैलाया जाए। ओके नाउ, तो इसीलिए उसको अभी हम लोग लिखेंगे, क्या चेंज कलर किया जाए। ओके, सो नाउ एयरबॉर्न डिजीजेस। तो एयरबॉर्न डिजीजेस का मतलब क्या है? जो एयर, ओके, इज एनी डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। Foodborne. Okay, foodborne illness or food poisoning in any illness resulting from consumption of food contaminated. Okay, तो contaminated with pathogenic organisms, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, है कि नहीं? तो किसी ना किसी तरह का कंटामिनेशन आपने खाया है, इसीलिए आपको इन्फेक्शन हो रहा है। थर्ड जो डिजीज है वो है इन्फेक्शियस, ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिसिबल, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ट्रांसमिसिबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कंप्राइज क्लिनिकली एविडेंट इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, presence and growth of pathogenic biological agents in an individual organism, ठीक है? Included in this category are contagious diseases. तो इसको हम कैप्स में कर लेते हैं, contagious diseases. ओके, मतलब लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, commonly spread from one person to another, and communicable disease, a disease that can spread from one person to another but does not necessarily spread through everyday contact. तो इसलिए contagious is a more dangerous form of communicable. जैसे हम एड्स को कम्युनिकेबल कहेंगे, बट वो कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस आमे ताको ओडिया रे कहले मारात्मक कहिबा, हैला कि नहीं? माने स्प्रेड होगा, माने होगा, बट कम्युनिकेबल में उसका जो विगर है वो थोड़ा सा कमजोर है। ओके, माने लेस रिस्की एज कंपेयर टू कंटेजियस। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमारा लाइफस्टाइल से अफेक्टेड है, सो दैट इज कॉल्ड ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्लियर? तो जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सारा चीज आ गया क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है? तो नाउ उसके बाद आ गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, इज अ कंडीशन दैट इज नॉन ट्रांसमिसिबल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल आ गया हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव डिजीजेस। ओके, डीजेनरेटिव डिजीजेस का मतलब क्या है? कुछ चीज गड़बड़ हो गया, इसीलिए वो डिजीज हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ हम लोग को कुछ चीजों को जो है हाईलाइट करेंगे। तो कौन कौन से चीजों को हाईलाइट करेंगे? ये है ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, ये है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फूड contaminated with pathogens। ओके, इन्फेक्शियस या इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमिसिबल, हायर डिग्री ऑफ कम्युनिकेबल। ओके, तो हायर डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, वो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है। ओके, इसीलिए उसको हम लोग कंटेजियस में डिवाइड कर रहे हैं एंड कम्युनिकेबल में डिवाइड कर रहे हैं।
lifestyle disorder due to unhealthy lifestyle. Okay, like sedentary lifestyle or diet high in unhealthy foods. ठीक है, अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में नॉन ट्रांसमिशन। तो ये हमारा क्या, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सेव कर दिया। चलिए, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब ये जो डिजीजेस हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होगा? तो वो पैथोजन से हो सकता है या आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ वी विल नाउ सिट एंड डिस्कस सम डिजीजेस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट। ओके, तो हम लोग जो पैथोजेनिक डिजीजेस का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हाट आर पैथोजेनिक डिजीजेस बताइए? जो किसी न किसी बायोलॉजिकल एजेंट से कॉज होता हो। डिजीजेस कॉज्ड बाय वेरियस बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, याद है सारा कुछ? तो डिजीजेस कॉज्ड बाय वेरियस, ओके, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इसीलिए सबसे जो आजकल के डेट पे खतरनाक है वो क्या है? वायरल डिजीजेस, है कि नहीं? तो वायरल डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीजेस हैं। मीन्स दिस आर वेरी कॉमन, प्लस वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। कौन कौन सा बोलिए? एक है आपका डीएनए वायरसेस जो थोड़ा सा कम हार्मफुल है, एंड एक है आपका आरएनए वायरसेस जो कि थोड़ा खतरनाक है। इन केस ऑफ आवर पास्ट अगर आप देखोगे तो आरएनए वायरसेस डिजीजेस जो हैं उसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया है। ठीक है जी, इसीलिए अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। किधर गया? सो नाउ वी विल डिस्कस सम हिस्टोरी ऑफ पैथोजेन और पैथोजेनेसिस। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ पैथोजेन या पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस और सिंपली डिजीजेस। ओके, तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा जाए। एंड सो मेनी नोबेल प्राइजेस आर देयर इन दिस टॉपिक, इंक्लूडिंग, यू रिमेंबर, टू डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। यू नो, इन nobelprize.org, देखो हम लोग इंडियंस आर सो यूजलेस। ओके, जो हमारा हरगोविंद खुराना है, इन nobelprize.org इट इज गिवन ही इज ए पाकिस्तानी, बट हम उनको इंडियन क्लेम करते हैं क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया को बिलोंग करते थे। समझ में आया? किंतु रोनाल्ड रॉस इज रिटन इंडियन, बट वी डोंट क्लेम। हाउ ग्रेट इंडियंस आर। मैंने जिसे दुनिया इंडियन बोल रही है उसको हम इंडियन नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल दुनिया पाकिस्तानी बोल रही है उसके पीछे पड़े हैं। ओके, so here we will start discussing some historical aspects of the disease. Okay, now जो 5th सेंचुरी बीसी, ओके, तो जो 5th सेंचुरी बीसी है, जैन्स जो हैं, ओके, now by the 5th century BC, the Jains of present-day India postulated the existence of tiny organisms called nigodes, या nigoda, होला? So they were called nigodas. So these nigodas are said to be born in clusters. They live everywhere, and
माने उनका जो लाइफ है इट लास्ट फॉर सम सेकेंड्स। ठीक है जी। These negodas are said to be born in clusters. They live everywhere, including the bodies of plants and animals. Okay, and their lives and their life lasts only for a fraction of a second. Okay, so this is the concept of nigoda according to Mahavir. ओके तो आपको मालूम है महावीर जयंती हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू महावीर, okay, Jain leader Mahavir, the humans destroy these nigodas on a massive scale when they eat, breathe, sit and move. ठीक है, तो इसीलिए इनको humans destroy कर देते हैं। Okay, now many modern Jains assert that Mahavir's teaching presages the existence of microbes. Okay, तो उन्होंने बोला कि दुनिया को माइक्रोब्स के बारे में परिचय किसने कराया था? महावीर जी ने। Okay, so this is the concept of the Mahavir story. Now, we'll change a color and उसके बाद the earliest known idea, okay, it was actually by the Romans, क्योंकि आप जानते हो Romans जो है वो हर चीज पहले करा कर देते थे, because by that time they were very aggressive in education. So the earliest known idea, okay, to indicate the possibility of disease spreading by yet unseen organisms was that of the Roman scholar Marcus Terentius Varro in a first BC book titled On Agriculture, in which he called the unseen creatures animalcules, and once against locating of homestead near a swamp. वो लोग कहाँ बल्ले बल्ले करते हैं? जो स्वाम्पी रीजन्स है। ओके, तो उसमें आपका ये सब है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, इन द कैनन ऑफ मेडिसिन, एक बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन 1020 एडी, एविसेना suggested that tuberculosis and other diseases might be contagious. Okay, TB and other diseases might be contagious. ये उन्होंने प्रपोज किया था, किसने? एविसेना ने। ओके, ड्यूरिंग द केस। उसके बाद आप जानते हो कि जो एंटन वन लीवेनहॉक है, he was very very aggressive in seeing a lot of organisms under his microscope. तो इसलिए उनको भी क्रेडिट दिया जाता है। तो अक्षम सदीन, Turkish scientist, mentioned the microbe in his work Madat ul Hayat, the material of life, about 2 centuries prior to Leeuwenhoek's discovery of cell या of pathogens through experimentation. तो लिवेनहॉक के देखने से पहले अक्षमुद्दीन क्या अक्षम सदीन ने ऑलरेडी उसके बारे में लिख दिया था इन हिज बुक। ठीक है जी। इन 1546 आपका जो एपिडेमिक्स के बारे में एक थॉट आया। ओके, in 1546, okay, Girolamo Fracastoro proposed that epidemic diseases were caused by transferable seed-like entities that could transmit infection by direct or indirect contact or even without contact over long distances. तो long distances का मतलब क्या है? Airborne है ये। Next point.
तापर लीवेनहॉक आ गए. So you know he designed his own microscope and saw a lot of things. So Anton von Leeuwenhoek is considered to be the father of microbiology. He was the first in 1673 to discover, observe, describe, study, and conduct experiments with microbes using his single lens microscope of his own design. ठीक है, तो अब हम सेल्स को देखना शुरू किए. उसके पहले बायोलॉजी वाज जस्ट ए assumption, but now biology has become a actuality because now we have started seeing microbes. Okay, रॉबर्ट हुक ने, आपका तो आप जानते ही हो कि he gave the term in those days cell. Robert Hooke, a contemporary of Leeuwenhoek, also used microscopy to observe microbial life, and in his 1665 book, he made drawings and studies, and he coined the term cell. तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में पार्ट है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म दिखेगा तब तो वो अच्छा है या बुरा है आप डिस्कस करोगे, है कि नहीं? क्योंकि पहले जब लोग बीमारी ढूंढते थे उनको मिलता नहीं था, so he could not find it. Okay, so that is why this is a concept. उसके बाद आ गया आपका the world of Louis Pasteur. Louis Pasteur exposed boiled broth to the air. माने वो बहुत ज्यादा उबाल के फूड को खुला रख देते थे in vessels that contained a filter to prevent particles. तो उन्होंने फिल्टर लगा लिया. ओके, and also in vessels without a filter, but with air allowed in via a curved tube, so dust particles would settle and not come in contact with the broth. इसको हम लोग कौन सा ये बोलते हैं बताओ, एक्सपेरिमेंट? कैन यू टेल मी, ये किस एक्सपेरिमेंट का जिक्र हो रहा है? बोलो. Swan neck. है, तो दिस इज कॉल्ड स्वान नेक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो इवोल्यूशन में हम लोग उसको यूज करते हैं. Now, by boiling the broth beforehand, he ensured that कोई organism नहीं है, will not survive. Nothing grew in the broth in course of Pasteur's experiment. Okay. Okay, this meant that living organisms that grew in such broth came from outside as spores on dust rather than spontaneously generated within the broth. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी माइक्रोब्स था उसको जला मारा था गर्मी से, इसीलिए आपका कुछ मरा स्पोर से जर्मिनेट नहीं किया होगा. अगर आया होगा तो कहां से आया होगा? बाहर से आया होगा. Thus, Pasteur refuted the theory of spontaneous generation. So, who gave the theory of spontaneous generation? Bolo, a lot of people, they said that what? That life जो है comes through spontaneous generation. जैसे like Van Helmont, etc. ठीक है. Now, उसके बाद आ गया दुनिया किसका? रॉबर्ट कॉक. ठीक है, तो रॉबर्ट कॉक जो है उनका दुनिया आया, and he proposed the basic concepts called the Cox postulate. Okay, ये देखो. So in 1876, Robert Koch established that microorganisms can cause disease. He found that blood of cattle which were infected with anthrax
always had large number of bacillus anthracis. Koch found that he could transmit anthrax from one to another by taking a small sample of blood from infected to the healthy. ठीक है जी। तो उसने उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं उनसे इन्फेक्टेड वाले से ले लूं, taking a small sample of blood from the infected animal and injected it to a healthy animal. Okay. He also found that he could grow bacteria in a nutrient broth, then inject into healthy animals. Okay. तो इसलिए वो अकेला ऑर्गेनिज्म से लाने का जरूरत नहीं है, वो इवन कल्चर से भी आ सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस he proposed the what? He proposed the okay. So based on this experiment, he devised a criteria for establishing a causal link between a microorganism के जगह पर हम माइक्रोब लिख देंगे तो आ जाएगा। Okay. So a causal link between a microbe and a disease, and these are known as Robert Koch's postulates. And ये जो रॉबर्ट कॉक्स postulates है, ओके, सो दैट इज वाई, तो ये उसके आधार पे हम लोग आजकल पहचान करते हैं किस चीज का, पैथोजन का। सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पैथोजन। ठीक है जी। सो इसीलिए जो दिस मैन हैज बीन गिवन इमेंस रेस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ व्हाट, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, and for his greatness he was awarded what? बोलिए। So Nobel Prize. yes, so as you know that I have taken a duty to show you the truth every day and at least to highlight a single Nobel Prize per day, है कि नहीं? तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्लास में आपको कोई ना कोई नोबेल प्राइज से राफ्ता कराया जाए। ओके, तो सम और द अदर नोबेल प्राइज आई विल शो यू। सो एक्चुअली ये एक पेज में आ नहीं रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई वांट टू मेक इट लार्जर, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। Okay, so this is Robert Koch's postulate. Let us look at this website. This is the nobelprize.org. Are you able to see, all of you, my dear? Yes, sir. So here, so am I satisfying my or the plans? So he got one, when he was actually solely awarded, तो इसलिए उसको वन बाय वन। तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी 1905। तो अब किसको अवार्ड किया गया एंड क्यों अवार्ड किया गया, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। ओके, सो देख रहे हो पूरा एक पेज में आ नहीं रहा, तो इसको एक और थोड़ा सा लेंगे। यस, तो अब तो दिस अवार्ड वाज गिवन टू रॉबर्ट कॉक। सो दिस पर्सन इज रॉबर्ट कॉक, एंड किस लिए दिया गया आपका नीचे लिखा है, द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 1905 वाज अवार्डेड टू रॉबर्ट कॉक फॉर हिज इन्वेस्टिगेशंस एंड डिस्कवरी इन रिलेशनशिप टू tuberculosis. Okay, so that's why we have taken this screenshot, and now we will go back. Okay, so we'll go back to our concept. So let me clear the screen. Now, we will stop this share and go to our blackboard. ठीक है, तो देख रहे हो, तो उनके काम के लिए रॉबर्ट कॉक was awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology. उसके पहले भी 1902 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस was awarded the Nobel Prize. क्या माने हमारा जो इम्यूनोलॉजी रे, या जो
this diseases से there are so many Nobel prizes. वो with time मैं आपको बताऊंगा. तो इसीलिए whatever Robert Koch did, that is called Koch's postulates. Although, but इसमें क्या है, हम लोग वायरस को इंडिकेट नहीं कर पाए, है कि नहीं? तो although these postulates cannot be applied in all cases, जैसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे like viruses, okay, like in case of viruses, they do retain historical importance to the day. Okay, आज तक भी हम उसका इम्पोर्टेंस मानते हैं. ठीक है जी. नाउ उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूग्लिना एटसेट्रा, उस ये सब जो क्या है, इससे हमको एक आइडिया मिला. ओके, so the discovery of microbes such as euglena that did not fit into either animal or plant since they were photosynthetic led to the naming of the third kingdom. Okay, in 1860 John Hogg called this the Protoctista. In 1866 Haeckel named them Protista, and he proposed the three kingdom, है कि नहीं? He proposed the three kingdom कौन क्लासिफिकेशन. याद है? तो देख रहे हो साइंस कितना इंटर रिलेट हो रहा है. हम पढ़ रहे हैं टैक्सन इम्यूनोलॉजी, बक रहे हैं टैक्सोनॉमी, है कि नहीं? सी द ग्रेटनेस ऑफ साइंस. चलिए, so now the work of Pasteur and Koch did not actually reflect the माने ये जो concept को actually refer नहीं किया, but Behring was a very very important founder in this line. So the work of Pasteur and Koch did not accurately reflect the true diversity of the microbial world because of their exclusively focus on what? On bacteria. It was not until the work of Martinus Behring and Sergei Vinogradsky that the true breadth of microbiology was revealed. तो ये लोग सिर्फ बैक्टीरिया हो रहे थे, बट इन्होंने आपका दुनिया का नजर बैक्टीरिया से हटाया. ओके, Behring made two major contributions to microbiology: the discovery of viruses and the development of what? Enrichment of techniques, culture techniques. Okay, तो लोगों ने कॉक ने क्या बोला था, ये कल्चर में ग्रो नहीं करता. बियरिंग ने बोला नहीं 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 करता है, बट नॉट इन नॉन लिविंग. देखोगे मैंने क्या लिखा है, नॉट इन नॉन लिविंग कल्चर. अगर आप लिविंग कल्चर दोगे तो वो ग्रो करेगा. अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट ही प्रपोज्ड. ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक कलर चेंज करते हैं. So while his work on TMV, tobacco mosaic virus, TMV, okay, on TMV established the basic principles of virology. It was his development of enrichment culturing that had the most immediate impact on microbiology by allowing for the cultivation of wide range of microbes with widely different physiologies. Okay, Vinogradsky, okay, was the first to develop the concept of chemolithotrophy and to thereby reveal the essential role played by microbes in geochemical processes. समझ रहे हो? तो आजकल जब हम लोग अर्थ में ढूंढने जाते हैं किधर सोडियम मिल रहा है,
किधर कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, तो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्चुअली व्हाट, a lot of microbes. So this, who introduced this concept? We know Gradsky. ठीक है? Now he was also responsible for isolation and description of both nitrifying and nitrogen fixing bacteria. ठीक है? तो he was responsible for the first isolation and description of both nitrifying bacteria and nitrogen fixation bacteria. ठीक है? You see, French Canadian microbiologist Felix D. Herel. Can you tell me what is the importance of D. Herel? ये एक important work है. बोलो, आप लोग सब पढ़ लेते हो बड़ा बड़ा जगह में, या फिर आंसर क्यों नहीं करते हो? तो हु इज फेलिक्स डी हेरेल? तो फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट फेलिक्स डी हेरेल co-discovered bacteriophages and was one of the earliest applied microbiologists. What do you mean by co? बोलो. तो he had worked with whom? He had worked with what? Okay, so that is why Herel जो है, so Felix D. Herel and E. C. Keen. Okay, E. C. Keen. So they were responsible. Okay, was one of the early co-discovered. Bracket में मैं लिख देता हूँ with. Okay, E. C. Keen. Okay. K. E. C. Keen. ठीक है? तो दैट इज वाई दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू रिमेम्बर, जो हमने डिस्कस किया होगा, दैट इज योर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस. So who gave the nomenclature of viruses? You know, Twat and D. Herel. जो बैक्टरफेज nomenclature में Twat, TWORT. So that is, his name is Twat and D. Herel. So they are responsible for what? Naming the bacteriophages. Twat and D. Herel. Fine. And as usual, I have told you about them. So the bacteriophages, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ. Full stop. Okay. So bacteriophage were discovered independently by two scientists, Frederick Twat and Felix D. Herel, in 1915-1917. D. Herel went on to carry out in-depth study of these, including replication. तो वो ऊपर लिखा है. तो टॉट और डी हेरल ने उनको डिस्कवर किया, एंड फिर कीन के साथ वो उसका डिटेल्ड डिस्कशन भी किए. ओके, सो विथ योर ईसी कीन. नाउ बिग लिस्ट एंड अ लॉट ऑफ नोबेल प्राइजेस. ठीक है? सो दैट इज फेलिक्स टॉट एंड डी हेरल. नाउ इनको नोबेल प्राइज मिला था कि नहीं, देख ले दिया जाए, है कि नहीं? नाउ उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक. तो नाउ लेट अस क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड लिस्ट सम ऑफ द डिजीजेस. ओके, तो आपको याद है, तो कैन वी क्लासिफाई एंड लिस्ट अ लॉट ऑफ डिजीजेस? बोलिए. लिस्ट ऑफ पैथोजेंस एंड डिजीजेस. ठीक है? तो ये हम लोग अभी बनाएंगे. तो वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ द डिजीजेस एंड मेक द क्या लिस्ट ऑफ पैथोजेंस एंड related diseases.
ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी, तो अब हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो अब आप बताइए कि जो नेम सम वायरल डिजीजेस, बताइए। Common cold, Common cold, AIDS, डेंगू फीवर, हाँ रुको mumps, रुको रुको रुको, शांत शांत शांत, हम लोग हेपेटाइटिस बी, measles, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, टाइम ही वायरल डिजीजेस। ठीक है, तो आप वायरल डिजीजेस में इसको थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। तो वायरल डिजीजेस में क्या क्या आएगा बोलो सबसे पहले। कॉमन common कोल्ड। cold, ओके, कॉमन कोल्ड का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कॉमन कोल्ड। उसको हम लोग राइनाइटिस कहते हैं, rhinitis, राइनाइटिस। तापरे कुआ influenza, measles, rubella, इन्फ्लुएंजा, हाँ, measles, मीजल्स, so chickenpox, चिकन smallpox, रुबियोला, रुबियो, hepatitis, आराम से आराम से। रेबिस, हेपेटाइटिस, अरे सुनो, लिख तो लो। रुबियोला क्या है? उसको जर्मन मिजल्स बोला जाता है। तापरे चिकन पॉक्स, तापरे हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, तापरे हेपेटाइटिस ए, polio, बी, है कि नहीं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और बोलो। स्वाइन फ्लू, हाँ, कंजक्टिवाइटिस, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, polio, mumps, स्वाइन फ्लू कौन कॉज करता है बोलिए? H1N1। H1N1, ओके, उसके बाद एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू कौन कॉज करता है? ये सब मॉडर्न है, आपको मालूम होना चाहिए। H5N1। H5N1, ओके, तो ये आपका बर्ड फ्लू है। आज का भी लिख लेते हैं। क्या एन, उसका कोविड-19 का नाम क्या है? एन कोवी ना, SARS-CoV-2,